आज के युग में हम भारत में या पूरे विश्व में यह देख सकते हैं कि अनुवाद गति का, प्रगति का, विकास का द्योतक बन गया है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए अनुवादक पूरे विश्व ज्ञान को एक दूसरी भाषा में अंतरित करने का काम करता है। पूरी वैश्विक स्थिति को अगर केंद्र में रखकर देखें तो हर देश के नागरिक, पाठक, अध्येता, शोधार्थी अब किसी भी विषय पर काम करते हुए उससे संबद्ध जानकारियां यदि कहीं भी उपलब्ध हैं, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी भाषा में, तो वह उनका अध्ययन करते हुए उनसे उपकृत या लाभान्वित होना ही चाहता है। यही शोध पद्धति का एक तरीका भी है, एक राह भी है। अनुवाद में अनुवादक को दो तकनीकी शब्दों से आत्मसात करना पड़ता है। वह तकनीकी शब्द है, एक तो लक्ष्य भाषा और एक स्रोत भाषा। लक्ष्य भाषा इसलिए पहले उसकी चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि उस पर उसे पूर्ण अधिकार होना चाहिए। जिस भाषा में अनुवाद करना है उस पर पूर्ण अधिकार उसे होना चाहिए। तो अनुवाद करते समय अनुवादक को यह तय करना होता है कि दोनों भाषाओं में, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में, किस भाषा पर अधिक अधिकार है, किस भाषा का विन्यास, उसकी संरचना, उसका वाक्य, उसकी शब्द संपदा वह उससे अधिक परिचित है, उसका अधिक प्रयोक्ता है, उसकी भाषा वैज्ञानिक जो गति है उससे वो अवगत है, परिचित है, ये उसे ज्ञात होना चाहिए। इसलिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा ये दोनों टेक्निकल टर्म्स है, ये तकनीकी शब्द है। और ये स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा अनुवाद में बदलती भी है, एक दूसरे के विपरीत भी हो जाती है। अगर हिंदी से मराठी में अनुवाद कर रहे हैं और हिंदी स्रोत भाषा है और मराठी लक्ष्य भाषा है, तो हम मराठी से जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो मराठी स्रोत भाषा हो जाएगी और हिंदी लक्ष्य भाषा हो जाएगी। इसलिए अनुवादक की प्रक्रिया स्रोत भाषा के कथ्य से आरंभ होती है और लक्ष्य भाषा में सफल अभिव्यक्ति या अंतरण के रूप में विकसित और परिवर्तित हो जाती है। एक प्रकार से उसकी परिणति लक्ष्य भाषा में जाकर एक अलग तरह की वाक्य संरचना का निर्माण करके उपस्थित होती है। अनुवाद की जो भाषांतरण संबंधी प्रक्रिया है वो प्रथम रूप से तो कठिन और श्रम साध्य लगती ही है। जो नौसिखिया अनुवादक होते हैं, जो नवागंतुक अनुवादक होते हैं, उन्हें प्रारंभ में अनुवाद और अनुवाद की यात्रा थोड़ी दुष्कर लगती है, कठिन लगती है, लेकिन यह वस्तुतः दुष्कर या कठिन होती नहीं। यह एक मानसिकता है, एक धारणा है, हमने मान लिया क्योंकि जिस भाषा से हमारा परिचय होता है वो हमारे लिए सरल होती है और जिस भाषा से हमारा परिचय नहीं होता वो हमें कठिन प्रतीत होती है। इसलिए विषय के साथ भी यही है, जिस विषय को हम पहली बार पढ़ते हैं वो हमें कठिन लगता है, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी बार उसी को पढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे सहज सरल लगने लगता है, बोधगम्य होने लगता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि अनुवाद श्रम साध्य विधा तो है। अनुवादक को आत्मसात करने की प्रक्रिया से, परकाया प्रवेश की प्रक्रिया से जुड़ना तो होता है। उसे मूल रचना और रचनाकार से, मंतव्य से तादात्म्य स्थापित तो करना होता है। एक धरातल पर जाकर, एक सीमा पर जाकर वह रचना और रचनाकार से साधारणीकृत भी होता है, होना ही चाहिए। इसलिए अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के दोहरे जोखिम का सामना तो करना पड़ता है क्योंकि दोनों भाषाओं को हम अलग अलग तरह से, अलग अलग व्यवस्था से, अलग अलग प्रयोजन से देखते भी हैं, देखना ही चाहिए।
यही कारण है कि मूलवत अनुवाद हो नहीं सकता। मूल मूल होता है और अनुवाद अनुवाद होता है। तमाम शक्तियों का, क्षमताओं का यदि हम उपयोग भी कर लें, अनुभव का, अभ्यास का, तो भी हम मूल और अनुवाद के अंतर को तो समाप्त नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है कि ये अनुवाद है और किस मूल के, किस कथन, किस अभिव्यक्ति का अनुवाद है। अनुवाद कर्म स्रोत और लक्ष्य भाषा के बोध के अभाव में संभव नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों भाषाओं के मनोविज्ञान को, उसकी शास्त्रीय व्यवस्था को, क्योंकि भाषा एक विज्ञान भी है, उसकी वैज्ञानिकता को ये उसे समझना चाहिए। अगर दोनों के इस समस्त व्यापक बोध से वो अवगत नहीं है अनुवादक, तो वो न्याय नहीं कर पाएगा, ठीक से अनुवाद नहीं कर पाएगा। अनुवाद करते हुए स्रोत और लक्ष्य भाषा की प्रकृति का बोध होना चाहिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म भावधारा, व्याकरणिक कोटियों का, व्याकरण की बहुत सारी कोटियां हैं, अर्थ छटाओं का, शब्दों के भीतर परत दर परत न जाने कितने अर्थ समाहित रहते हैं, तो उनमें से कौन सी छटा अनुवादक को चाहिए? क्योंकि परतें हैं, शब्दों के अंदर अर्थों की कई परतें हैं, तो किस परत की अपेक्षा आवश्यकता अनुवादक को है, किस संदर्भ में है, ये इसका एक तार्किक चयन उसके पास होना चाहिए। इसलिए अर्थ छटाएं, लक्ष्य भाषा आदि बाधा के रूप में हमारे सामने आती हैं। मूल शब्द की व्यंजना कुछ और है, मूल शब्द का परिवेश कुछ और है, मूल शब्द का स्रोत और उसके अभिव्यक्ति के आयाम कुछ और हैं। जो बात जल में है वो पानी में नहीं है, जो पानी में है वो वारी में, नीर में, अम्बु में, तोय में, इनमें नहीं है। ये सारी अवधारणाएं वाटर शब्द में, अंग्रेजी में नहीं है। तो हम तो चयन करते हैं कि कहाँ जल का इस्तेमाल करें, कहाँ पानी का इस्तेमाल करें। ये अर्थ छटाएं हैं, ये उसके शेड्स हैं। जैसे रंगों का चयन करते हैं तो एक ही रंग के कई कई शेड्स हमें मिलते हैं, उसकी अर्थ छटाएं मिलती हैं। तो शब्द में भी हम जब चयन करते हैं तो हम मूल के भाव को ध्यान में रखते हुए भी लक्ष्य भाषा में उस मूल छटा के यथासंभव अधिक से अधिक निकट पहुंचने वाला जो शब्द होता है, जो छटा होती है, उसी का चयन हम करते भी हैं। इसलिए नाली में पानी बहता है, जल नहीं बहता। इसीलिए गंगा जी से हम जल लाते हैं, गंगा जी से पानी नहीं लाते। इसीलिए मंदिर में हम पूजा उपासना के लिए जल लेकर जाते हैं, जलांजलि चढ़ाते हैं, पानी नहीं ले जाते। तो कुल मिलाकर ये बातें इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करती हैं कि जो चयन है शब्द का वो उसकी अर्थ छटाओं के साथ जुड़ा हुआ है। इन समस्त अवरोधों से, बाधाओं से अनुवादक को लांघना होता है, पार करना होता है, और उसे किसी भी भाषा की, चाहे वो स्रोत भाषा हो या लक्ष्य भाषा हो, उसकी पूरी व्यवस्था से, उसकी पूरी संरचना से, शब्दों को कैसे कहाँ स्थापित करें और कैसा वाक्य बनाएं, इससे भी अवगत होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उसे स्रोत भाषा की शैली और लक्ष्य भाषा की शैली दोनों का ज्ञान होना चाहिए। वह जो कुल प्रभाव शैली के कारण, व्यंग्य के कारण, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना आदि शक्तियों के प्रयोग के कारण हमें मिलती है, अनुवाद करते हुए उनकी रक्षा भी होनी चाहिए। इसलिए ऐसा करते समय वह सहज और उपयुक्त अनुवाद कर पाता है। यदि उसे इन सब स्थितियों का बोध नहीं है, उससे अवगत नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। वह फिर जो अनुवाद करेगा
वह अर्थ का अनर्थ होगा। कभी कभी अनुवादक मक्षिका स्थाने मक्षिका पद्धति से अनुवाद करने लगता है। इस स्रोत को, इस सूत्र को ध्यान में रखकर यदि हम चलते हैं तो लक्ष्य भाषा की प्रकृति उपेक्षित हो जाती है, इसलिए अनुवाद असंगत हो जाता है, इसलिए अनुवाद हास्यास्पद हो जाता है। इसलिए पाठक वर्ग को केंद्र में रखकर, ध्यान में रखकर अनुवादक को अनुवाद करना होता है कि मेरे पाठक की ग्राह्यता क्या है, वो उसकी अपेक्षा क्या है, वो चाहता क्या है, और उसकी अपेक्षा के अनुकूल अनुवाद करके यदि हम मूल रचना का उस तक पहुंचाते हैं और वह उससे पढ़कर आनंदित होता है तो वह अनुवादक की सफलता का द्योतक होता है। किसी भी भाषा की पूर्ण व्यवस्था का दायित्व, यानी व्यवस्था का मतलब है संज्ञा कहाँ होगी, सर्वनाम कहाँ होगा, कर्ता कहाँ होगा, क्रिया कहाँ होगी, विशेषण कहाँ होगा, ये सब भी अगर उसके पास है, उसकी जानकारी है, तभी वो न्याय कर सकता है। अगर एक भी जो व्याकरणिक कोटियां हैं या व्याकरण के अंग हैं उनके स्थान को आगे से पीछे, पीछे से आगे कर दें तो अर्थ बदल जाता है, संप्रेषणीयता में बाधा होने लगती है। इसलिए व्याकरण के माध्यम से ही भाषा सहज भी होती है और व्याकरण की समझ न होने से भाषा कठिन भी हो जाती है, कठिन प्रतीत होने लगती है। इसलिए अनुवादक को चाहिए कि जो सुनिश्चित, सुविचारित, विधिवत तय की गई व्याकरणिक व्यवस्था है भाषा की, उसका अनुपालन करे, अनुसरण करे और उसे आत्मसात करते हुए अनुवाद में उसका रचनात्मक उपयोग भी करे। स्रोत और लक्ष्य भाषा का महत्व और उसका अस्तित्व इसी व्याकरणिक व्यवस्था की सटीकता, सार्थकता के आधार पर सुनिश्चित होता है। इसलिए अनुवादक को सबसे पहले व्याकरण की समझ पैदा करनी चाहिए। यही कारण है कि अनुवाद में हम व्यतिरेकी विश्लेषण का शिक्षण प्रशिक्षण करते हैं। इसलिए सिखाते हैं कि अंग्रेजी में अब बहुत बार जो प्रॉपर नाउन्स हैं, जो एकदम जिन्हें हम विशुद्ध संज्ञा के रूप में देखते हैं, उनका अनुवाद नहीं करना होता। बहुत सारे संदर्भ हैं जिनकी चर्चा अनुवाद के अंतर्गत हम करते हैं तो कहते हैं कि ये अनुवादनीय है, इनका अनुवाद नहीं होता, नहीं होना चाहिए, अगर करेंगे तो हास्यास्पद होगा या अर्थ का अनर्थ होगा। इसलिए अनुवादक को व्याकरण का ज्ञाता होना चाहिए, व्याकरण के नियमों, संरचनाओं से परिचित होना चाहिए और उसे उसकी अभिव्यक्ति के कौशल का ज्ञान भी होना चाहिए। वह नए नए शब्द कैसे बनते हैं, यानी भाषा में उर्वरा शक्ति, प्रजनन शक्ति अगर है तो शब्दावली निर्माण की बात हो या शब्द के निर्माण की बात हो, इसका निर्माण करने का आधार क्या है, किस तरह बनते हैं, शब्दावली निर्माण के सिद्धांत क्या हैं, उन सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए हम किस किस दिशा में, किस किस क्षेत्र में शब्दों की संरचना तैयार कर सकते हैं, इन सब की जानकारी भी उसके पास होनी चाहिए। इसलिए शब्द का बोध अत्यंत आवश्यक है। शब्द या भाषिक इकाइयों का अर्थ व्याकरणिक नियमों से बंधे होने के बाद भी सदैव एक सा नहीं रहता। ये हम जानते हैं कि जो भाषा की इकाइयां हैं वो उन इकाइयों पर अगर हम दृष्टि डालें तो उसमें भी हमें संदर्भ सापेक्ष, अनुशासन सापेक्ष, विषय सापेक्ष अंतर तो मिलता है। शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ते हैं जिसको प्रीफिक्स कहते हैं, शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ते हैं जिनको सफिक्स कहते हैं। अब उपसर्ग लगने से शब्द बदल भी जाता है, उसका रूप भी बदलता है, उसका अर्थ भी बदलता है। ऐसी प्रत्यय लगने से भी शब्द की संरचना, उसका स्वरूप, उसका अर्थ वह भी बदलता है। लेकिन वो भाषा के प्रयोक्ता का एक प्रयोजन सिद्धि इससे होती है। इसी तरह शब्दबंध की बात हो, लोकोक्ति और मुहावरे की बात हो, उन सब में भी इस स्थिति को हम देख पाते हैं। शब्द युगबोध के द्योतक तो होते ही हैं। बहुत से शब्द जो आज से
500 साल पहले प्रयोग में थे वो आज उस रूप में लोकप्रिय या प्रयोग धर्मी नहीं रहे। इसीलिए जब शब्दकोश बनते हैं, जब शब्द संग्रह होता है, जब पुनर्विचार होता है, तो कई बार बहुत से शब्दों को हम कोश से निकाल भी देते हैं क्योंकि वो अब रेलेवेंट या प्रासंगिक नहीं है, अब उनकी आवश्यकता उतनी नहीं रही। इतिहास की दृष्टि से भले ही हम उन्हें संभाल कर रखें, लेकिन नए नए शब्द भी आते हैं। हम देख सकते हैं कि देश विदेश से नई अवधारणाओं के साथ जो शब्दावली आती है, जो नई शब्द संपदा हमारे पास आती है, हम उसके समतुल्य सममूल्य नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उसी भाव को अभिव्यक्त करने वाली समतुल्य शब्दावली इसकी निर्मिति का कार्य भी करते हैं। इसलिए शब्द एक होते हैं लेकिन उसके बाद भी अनेक रूपों को धारण करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अंग्रेजी में एक्सप्लॉइट शब्द है। एक्सप्लॉइट के दो मानक रूप हमारे यहाँ शब्दावली आयोग ने निर्मित किए। एक एक्सप्लॉइट का मतलब है शोषण, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पुअर क्लास, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लेबर क्लास आदि आदि। और उसी एक्सप्लॉइट का एक दूसरा अर्थ टेक्निकल है, तकनीकी है, वो दोहन है। We must exploit the natural resources of the country। अब यहाँ देश के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नहीं करेंगे, दोहन करेंगे। तो दोहन जो है वो एक सकारात्मक शब्द है और शोषण जो है वो एक नकारात्मक शब्द है। इसी तरह पानी शब्द जिसकी चर्चा हमने की पहले कि वो पानी चमक भी है, द्युति भी है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब एक ही शब्द है पानी, लेकिन मोती के संदर्भ में उसका एक अलग अर्थ है। अगर मोती की चमक खराब हो जाए, द्युति खराब हो जाए, तो मोती कीमत नहीं रखता अपनी, व्यर्थ हो जाता है। इसलिए चमकीला मोती हो, द्युतिमान मोती हो तो महत्वपूर्ण है। तो पानी गए ना उबरे, यदि पानी चला जाए, पानी रहित हो जाए, मोती जो चमक के साथ ग्राह्य होता है। मानस यानी मनुष्य, मनुष्य के जीवन में पानी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और पानी का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में मान, मर्यादा, इज्जत है, सम्मान है। अगर किसी व्यक्ति की इज्जत चली जाए, मान सम्मान चला जाए, तो समाज में उसका कोई स्थान नहीं रह पाता। इसलिए कहा पानी गए न उबरे मोती मानस मनुष्य। और चून, चून कहते हैं आटे को। यदि आटा है लेकिन पानी नहीं है तो फिर हम उसका सेवन तो नहीं कर सकते। इसका मतलब भोजन में, खाद्य पदार्थों में, इन सब में पानी की ज़रूरत होती है। तो जो बात पानी के अलग अलग शेड्स में, ये बहुत से कवियों ने, बहुत से लेखकों ने इस तरह के तरह तरह के प्रयोग किए हैं, ये दिखाने के लिए कि शब्द संदर्भ सापेक्ष अर्थवत्ता से जुड़ा होता है। इसी तरह हम कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, उही खाए बोराए जग ई पाए बोराए। कनक कनक ये दो शब्द हैं, एक ही शब्द की आवृत्ति है लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। कनक कनकते 100 गुना, पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा खाने से नशा होता है, तो खाने के लिए काटना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा, उसमें कुछ नमक मिर्च लगानी पड़ेगी, फिर उसका सेवन करेंगे, फिर उसके बाद नशा होगा। लेकिन सोना तो प्राप्त करते ही नशा होने लगता है, हाथ में आ जाए, जेब में आ जाए, पर्स में आ जाए, बैग में आ जाए। इसलिए कनक कनकते 100 गुना, सोना धतूरे से 100 गुना अधिक मादक है। उही खाए बोराए, उसे तो नशे के लिए खाना पड़ता है धतूरे को, लेकिन इसको तो प्राप्त करते ही नशा होने लगता है। अब ये कनक कनक का जो सौंदर्य है, अनुवाद करते हुए इन सब बातों का ध्यान रखना होता है कि ये जो
निहितार्थ है, अभीष्टार्थ है, इसको कैसे हम अनुदित रचना में अंतरित कर सकते हैं। तो पानी शब्द, उसमें जल की अलग पहचान है, अलग अवधारणा है, चमक की अपनी अलग, द्युति की अपनी अलग पहचान है ना। चेहरे पर एक खुशी का आना, जलवायु के रूप में, वर्ष के रूप में, पानी के रूप में, बहुत सारे संदर्भों में हम देख सकते हैं कि वो वारी भी है, नीर भी है, अम्बु भी है, तोय भी है, बहुत सारे प्रयोग उसके हैं। आज तो पानी बहुत बरस गया, तो वहाँ पानी जो है एक तरल पदार्थ के रूप में है। तेरे चेहरे का पानी उतर गया, तो एक चमक है, एक द्युति है, एक रौनक है, एक खुशहाली है। किसी के चेहरे पे उदासी आ जाए, उसके लिए प्रयोग होता है। दिल्ली का पानी अच्छा नहीं है, तो दिल्ली का पानी अच्छा नहीं है मतलब यहाँ की जलवायु अच्छी नहीं है। इन मोतियों में पानी नहीं है, तो इसका मतलब उन मोतियों में चमक नहीं है। ये पेड़ 4 पानी के हैं, इसका मतलब 4 वर्ष के हैं। 4 पानी का मतलब वहाँ वर्ष के रूप में है। तो प्रयोग संदर्भ सापेक्ष होते हैं। शब्द का चयन ये निर्भर करता है रचनाकार पर कि वो किस अर्थ में उसका प्रयोग करना चाहता है। शर्म से पानी पानी होना, ये एक अलग अर्थ का द्योतक है। लज्जित होना, है ना। तो इन उदाहरणों से हम ये बात समझ सकते हैं कि शब्द की सत्ता व्यवहार सापेक्ष होते ही अनेक रूपता ले लेती है, और अनुवादक को इस अर्थ विशेष को समझकर अनुवाद करने की आवश्यकता होती है। शब्द के भीतर भाषा विशेष की प्रकृति होती है। उस प्रकृति के अनुरूप उसकी एकार्थकता, द्विअर्थी वृत्ति या द्विअर्थी प्रयोग धर्मिता, बहुअर्थी प्रयोग धर्मिता, समानार्थी प्रयोग धर्मिता, इन सब को अनुवादक को समझना होता है। यदि हम हिंदी अंग्रेजी भाषा की बात करें तो बोध होगा कि हिंदी में एक ही शब्द के लिए अनेक समानार्थी पर्याय शब्द हमें मिलते हैं। ऐसा हम बार बार अपने विद्यालयी जीवन में पढ़ते भी हैं। लेकिन वो जिन्हें हम पर्याय मानते हैं, वस्तुतः तो वो पर्याय नहीं होते। कोई एक शब्द किसी एक भाषा में दूसरे शब्द का पर्याय नहीं होता। यदि पर्याय होता तो फिर 2 या 4 या 6 शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ती। इसलिए वो पर्याय तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ उस अर्थ के निकट पहुंचने का संकेत करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए हमने चर्चा की कि पानी को सलिल भी कहते हैं, सलिला नदी को कहते हैं, नीर भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं। तभी तो तोय आदि शब्द का प्रयोग भी होता है। अंग्रेजी में केवल वाटर शब्द है। महादेवी वर्मा ने इस भाव को व्यक्त करने के लिए नीर शब्द का प्रयोग किया। मैं नीर भरी, जो बदली का जो रूप है, उसे प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब ये नीर भरी बदली जो है, दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो जो सौंदर्य नीर शब्द के प्रयोग में इस कविता में है, अगर उसका कोई दूसरा शब्द रखेंगे तो वो सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम देख सकते हैं कि बच्चे के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है। वो चाहे अंग्रेजी में देखें, चाहे हिंदी में देखें, चाहे संस्कृत में देखें, हम इन विभिन्न रूपों को देख सकते हैं। तो कभी कभी एक समान अर्थ देने वाले शब्द हमारे सामने जब उपस्थित होते हैं तो समानार्थी तो हो सकते हैं, लेकिन पर्याय नहीं हो सकते, क्योंकि वो बात जो किसी एक शब्द में है यथावत उसी तरह दूसरे शब्द में नहीं होगी। कुछ सीमाएं, कुछ शक्तियां होंगी और वो संदर्भ सापेक्ष होंगी। व्यवस्था से, मजबूरी से हम शब्द का प्रतिशब्द कोई दूसरा रखकर काम चला लें, ये एक अलग पक्ष है। लेकिन
सबके अर्थ तो अलग होते हैं। जो बात ग्रोथ शब्द में है वो इवोल्यूशन तथा डेवलपमेंट आदि शब्दों में नहीं है। वो तीनों अलग अलग प्रयोग हैं। अगर ग्रोथ को देखें तो वो समृद्धि है, इवोल्यूशन को देखें तो वह परिवर्धन है, डेवलपमेंट को देखें तो वो विकास है। अब ये तो तकनीकी शब्द हैं और टेक्निकल टर्म्स जो हैं, जिसको CSTT ने, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जो भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय की एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, उसने ये जो अंग्रेजी शब्दों के समतुल्य हिंदी शब्दावली निर्मित की, उसकी पूरी व्याप्ति को ध्यान में रखकर शब्दों का निर्धारण किया और बहुत सूक्ष्म अंतर भी स्पष्ट किया। जो समृद्धि है वो परिवर्धन नहीं है, जो परिवर्धन है वो विकास नहीं है। तो सब अलग अलग अर्थ के द्योतक शब्द हैं। इसलिए अनुवादक यदि इस सूक्ष्म अंतर को समझ लेता है, ध्यान में रखता है, तो वह उपयुक्त सटीक सार्थक शब्द का चयन कर सकता है। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता तो फिर अनुवाद अर्थ का अनर्थ होगा, दिशाहीन होगा और गलत भी हो जाएगा। इसलिए शब्द के समन्वय से वाक्य बनते हैं और वाक्य निर्माण की पूर्ण प्रक्रिया, उसमें शब्द की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा गया और ब्रह्म के रूप को बांधना बड़ा कठिन है। किसी एक आकार में, किसी एक प्रतिमा में, किसी एक मूर्ति में, किसी एक चित्र में हम उसे बांध नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम प्रयत्न करते हैं अपने भावों को संतुष्टि प्रदान करने के लिए। इसलिए किसी भाषा विशेष के वाक्यों में प्रयुक्त पदों का एक निश्चित क्रम होता ही है। अंग्रेजी में वह क्रम प्रायः कर्ता, क्रिया और कर्म रूप में मिलता है, जबकि हिंदी की वाक्य संरचना में वह कर्ता, कर्म और क्रिया में मिलता है। कुछ एक अंतर इस प्रकार के हमें संरचनागत स्तर पर मिलते हैं। अनुवाद करते समय अनुवादक को इन मूलभूत बिंदुओं को, सूत्रों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो फिर वो अनुवाद में न्याय नहीं कर पाता। जैसे गगन ने रोते हुए मोहन को पैसे दिए। अब यह वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से उपयुक्त होने के बावजूद अर्थ की दृष्टि से स्पष्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे गगन ने जब पैसे दिए तब गगन रो रहा था, गगन ने रोते हुए मोहन को पैसे दिए, जबकि दूसरा अर्थ यह है कि गगन ने रोते हुए मोहन को, यानी जब मोहन रो रहा था उसको पैसे दिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कहते हैं कि रोको मत जाने दो। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि रोकना है कि रोको मत वाला भाव है। तो वाक्य की संरचना, शब्दों का विन्यास, ये अर्थ के स्वरूप का निर्धारण करता है। इसलिए अनुवादक को इस संरचना को केंद्र में रखकर, ध्यान में रखकर अनुवाद करना चाहिए। इसी तरह वाक्यों के अनुवाद में पदक्रम के अतिरिक्त सहप्रयोग, सहायक क्रिया, पदबंध आदि का विन्यास, इन सब के औचित्य का भी ध्यान रखना होता है। वाक्य सरल है, वाक्य मिश्रित है, वाक्य संयुक्त है, इसका भी ध्यान रखना होता है। तभी वो अनुवाद करते हुए उसके साथ न्याय कर पाता है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के कई सारे भेद मिलते हैं, रूप मिलते हैं। इन सब बातों को भी ध्यान में रखकर हमें अनुवाद की इस पूरी रचना प्रक्रिया से जुड़ना होता है। तो भाषा, क्योंकि अनुवाद भाषा विज्ञान की एक शाखा है, ट्रांसलेशन इज ए ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स, और भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन का जो क्षेत्र है वही अनुवाद से जुड़ा हुआ है। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही हमें अनुवाद के इस कृत्य से जुड़ना चाहिए और उसकी प्रासंगिकता को, उसकी महत्ता को आत्मसात करना चाहिए। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।